थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जब जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। शहबाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में लगा कि खाली गाड़ियां 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने, और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं, और क्योंकि इनके ड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में है। और ये देखें, इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। शहबाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में लगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़े हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और इन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं
कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है, और मैं, अल्लाह ने बचाया मुझे। वो नाम मुझे बताता और जो नाम मैं सीन देखता, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तियाल दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी ये देखें इंतशार में ये कत्ल हो गया। ये जो लोग 20 गए हैं, इनसे पूछें कि इनका मकसद क्या था अंदर जाने का। इनका मकसद मुझे कत्ल करने का था। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं, एक केस भी जेन्युइन नहीं है। ये केसेस सिर्फ मुझे अदालतों में यहां से निकाल के कत्ल करने के लिए। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला, उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाती मफादात, यहां अरबों रुपया है, मुल्क से बाहर भी पड़ा हुआ है, यहां आगे इनको पैसा नजर आ रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया है। ये पैसे बनाने के चक्कर में इनको खतरा ये है कि इमरान खान आ गया तो ये जो हमने इतनी मेहनत से पैसे चोरी किए हैं और जो हमारे बाहर पैसे पड़े हैं और आगे बनने हैं, वो होने नहीं देगा। ये अपने मफादात के लिए करने जा रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में किस किस्म का इंतशार फैलेगा उसके बाद। इनको कोई फिक्र नहीं है कि दुश्मन भी वो नहीं करना चाहता, इस मुल्क से नहीं करेगा जो ये करना चाहते हैं। अभी तक दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो जब से इन चोरों को हमारे ऊपर एक एक्स आर्मी चीफ ने मुसल्लत किया, वो दुश्मन भी इतना रिजल्ट नहीं ले सकता था जो आज पाकिस्तान की तबाही की है। अब ये जो अगला फेज है, इमरान खान को कत्ल करने का जो फेज है, इनको फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है, इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना। मुल्क में जब इंतशार आएगा, इनका कोई स्टेक नहीं है, इनको पता है इंतशार आएगा। नवाज शरीफ ने कहा जी महीना लगेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। अगर महीने में मुल्क की तबाही हो गई तो आप उस नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा? डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, सारा टब्बर बाहर वैसे ही है, बिजनेसेस बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उजरदारी की भी सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, होटल इसने लिए हुए बेनामी, ऑफशोर अकाउंट्स पड़े हैं इनके। इनको तो डॉलर में पाकिस्तान का रुपया गिरे, मुल्क तबाह हो, इनका क्या स्टेक है? स्टेक हमारा है, हमारी तरह के लोगों का, जिनका जीना मरना इस मुल्क पे है। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, वो सारों को आज समझना चाहिए कि ये जा किधर है मुल्क। यानी ये मुझे मारने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है, मुल्क की फिक्र नहीं है। तो मैं अदब से रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं मजबूर हूं रिक्वेस्ट करने के लिए, आप अगर ये फिल्म देख लें, मुझे ये बताएं कि जब वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये कौन सी वीआईपीज थे जिनको अंदर जाने दिया? और शक्लें देखें इनकी, क्या ये कोई वकील थे? क्या इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है? इनका मुझे पता है क्या बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड है जो कि वजीराबाद में पूरा प्लान करके मुझे मारने की कोशिश की गई। तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूं, आप मेरी जान खतरे में होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने, ये जो मोहसिन नकवी से घटिया आदमी, ये क्रिमिनल आदमी है, इससे पहले पूछे इसके पास पैसा कितना था, आज अरबोपति बन गया, किधर से पैसा है? जरदारी का बेटा क्या होगा? ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है, ये मैं इतने बड़े ट्रैप के अंदर ये मुझे लेके जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर से जल्दी से वो आया
اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی, ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی, وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر, اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا, وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے, اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں, نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکھا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں, اب کل پہ چلا گیا, اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکے, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ, ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا, جو پہلی دن تھی اس کے اوپر انہوں نے, جس ذل شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا, اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ, اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا, جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
पहले तो जो यहाँ हमारे वर्कर्स पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है। इंतशार फैला रहे हैं कि सारे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं जितने पश्तून हैं। किसी को अभी कहा कि जी दीर में एक तालिबान यहां पहुंचा हुआ था, उसकी दीर से स्टेटमेंट आई है कि मैं ना तालिबान थी, मैं उधर दीर में बैठा हूं, मैं कभी जुबान पाक ही नहीं गया। इस तरह की चीजें हो रही है, डिस इंफॉर्मेशन। इनकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और हम दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो झूठों की मलका है उसकी तरफ से ये बार बार आ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे फिर रही है जैसे पाकिस्तान उसकी कोई जागीर है, कोई कानून से वो ऊपर है, वो हुक्म कर रही है कि ये करो, उसको पकड़ो, उसको माफ कर दो, मेरा बाप नेल्सन मंडेला है उसके सारे केसेस खत्म कर दो। यानी उसको तो कोई इशू ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई आईन और कानून भी है। ये जो तकसीम करने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे किसी ना किसी तरह इलेक्शन में से निकलना है। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? जो सारे रास्ते में कल सैटरडे को इस्लामाबाद जो हमारे ऊपर उन्होंने किया, जिस तरह के रबर बुलेट्स और ये जो टीयर गैसें की, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, पुरअमन चले जा रहे थे, इश्तियाल फैलाने की कोशिश है। किसी तरह इंतशार फैले, लोगों को जोश आए, वो वापस रिटेलिएट करें। कोशिश सिर्फ ये है। यहां भी आके ये जो इन्होंने घर पे किया है, दीवार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया, चीजें लूट के ले गए, क्या इससे लोग जो देख रहे थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? सारों को गुस्सा तो है। मैं बार बार लोगों को कहता जा रहा हूं कि हमने किसी किस्म की वायलेंस में नहीं, हमने किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना। हमने कभी कोशिश करनी है कि हम पुरअमन रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इलेक्शन से आ रहे हैं। जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं, पहले ये जो इंतशार की बात है ये मैं क्लियर कर दूं। तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं चाहता, वो इलेक्शन चाहता है, वो इस मुल्क में तसादम नहीं चाहता। और दूसरी चीज जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ये जो जाती मफादात के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इंसानों को तकसीम करके, नफरतें फैला के, और फिर हम वोट इकट्ठे करें। ये बड़ा पुराना तरीका है। ये जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया। उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई है। यही कराची में किया गया था, इंतशार फैला के, डिवाइड करके कि जी बड़ा जुल्म है, बाकी कौमें रहती थी या कराची में, उनके खिलाफ नफरत फैला दी, कराची तबाह हो गया। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, अगर लड़ाई कि पंजाबी पठान को या किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश है। जबकि मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलके इसमें से निकले। और आखिर में एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो ये अब जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाज़ेह कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में, पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको,
उसको अपने मुल्क का खौफ है इस वक्त। मुझे डर ये है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ जाती इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ। इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। इस मुल्क को तबाह करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक फेडरल पार्टी जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है, उसके सरबराह को कत्ल कर दो। ये कोशिश है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वर्गलाएं हमारे खिलाफ, कि जी देखें वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये कर दिया। सोशल मीडिया को समझ ले सब, किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो चला, वो सारे ट्विटर के रिकॉर्ड टूट गए। क्या हमारे पास इतने लोग हैं कि इतनी ज्यादा हम ट्वीट कर सकते थे? ये पब्लिक की दिल की आवाज थी। जो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का एक नई चीज आ गई है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ गई है। जो ये नहीं समझता वो कहेगी जी इसके कहने पे कर रहा है। कोई किसी के कहने पे कुछ कर सकता है? लोग अपनी अब आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोग बुरा भला कह सकते हैं। और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, उनको तो खौफ ही अब कोई नहीं है। उनको तो कोई पकड़ नहीं सकती, या FIA आके और रात को बंद करके उनको कमरों में मारे, वो तो बोल सकते हैं। तो ये आवाज सुने लोगों की, बजाय ये कि जी तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, कोई गलत काम कर रही है। वो अंग्रेजी में लफ्ज है स्मेल द कॉफी। देखे किधर जा रहा है मुल्क, लोग किधर जा रहे हैं। और ये मीनार पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जलसा ना हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी पब्लिक निकलेगी मीनार पाकिस्तान। आपको पता चल जाएगा कि कौम खड़ी किधर है। आपको लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी है, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानिशवर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं, और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं, मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं। उसके बाद जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है, और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई,
اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر، کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں، سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے، پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.